हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो हो सकता है जिन लोगों का हो सकता है 1-2 नवंबर से इस बार जुलाई वाला रह गया हो, तो वो लोग भी अभी से अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। और देखिए, जो भी आपका 60 नंबर का सीटेट पेपर 2 में जो आपकी 16 मार्क्स का आप क्या पूछी जाती है, आपकी SST पूछी जाती है। अगर जिन लोगों के पास जो है SST होगा तो वो SST के एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्व करें, और जिन लोगों के पास मैथ साइंस होगा तो वो मैथ साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा जो होते हैं कितने मार्क्स की पूछी जाती है पेपर 2 में, SST जो पूछी जाती है वो 60 मार्क्स की पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हमने जो भी ये सीरीज़ स्टार्ट की है वो आपकी NCERT क्लास 6 की जो देखिए, तो ये जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं वो NCERT से सभी पूछे जाते हैं। तो सीटेट जो भी क्वेश्चन पूछता है वो NCERT की बुक से पूछता है, और ये जो बुक्स हैं आपकी क्लास 6 और 7th 8th की इन सभी बुक से सभी क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आज मैंने जो क्लास 6 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो हमारा है कि मतलब अतीत से संबंधित है। ठीक है, तो हम प्रारंभिक कथन को पढ़ेंगे, फिर मतलब चीज़ों को देखेंगे, क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक रशीदा का सवाल यहाँ पे क्लास 6 में एक जो इसकी शुरुआत की गई है, वहाँ पे एक लड़की है क्लास 6 में। तो यहाँ पे क्या बैठी हुई, क्या पढ़ रही है, अखबार पढ़ रही थी। ठीक है, रशीदा क्या है, एक अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह जो थी एक सुर्खी यानी कि हेडलाइंस पे पड़ी, 100 साल पहले। ठीक है, जब उसने सोचा 100 साल पहले, तो वो एकदम से उसके बारे में शॉक्ड हो गई। वो सोचने लगी कि ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ। ठीक है, तो इतने वर्षों पहले क्या हुआ ये कोई कैसे जान सकता है। तो इसलिए तो वहाँ पर ये जो है, हम कैसे जान सकते हैं अतीत के बारे में। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अतीत के बारे में। हम चीज़ों को कैसे जान सकते हैं, उनका कैसे पता लगाएं। तो यहाँ पे है दे रखा है कि अतीत के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम किससे पता लगा सकते हैं, देखिए, रेडियो को सुनकर पता लगा सकते हैं, टेलीविज़न को देखकर पता लगा सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, या फिर पिछले साल क्या हुआ तो ये हम किसी से पूछ सकते हैं अतीत कि क्या हुआ। मान लीजिए कि अभी आज आप स्कूल नहीं गए और स्कूल में कुछ भी टीचर्स ने काम कराया, लेकिन आपको नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने साथी से पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे आज से कल तक के, लेकिन अगर हम कई साल पहले के बारे में जानना चाहें कि बहुत साल पहले, 100 साल पहले ऐसा क्या हुआ, तो इसको जानने के लिए हमें जो है कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, जैसे क्या क्या जानना चाहते हैं। जैसे कि अतीत में जो लोग थे, मान लीजिए कि 100 साल पहले, 200 साल पहले कि लोग क्या खाते थे। ठीक है, क्या खाते थे, कैसे उनके घर थे, कैसे घर थे उनके, कैसे कपड़े पहनते थे। ठीक है, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों के बारे में भी, वैज्ञानिकों आदि के बारे में हम जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में भी हम जान सकते हैं और पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे देखिए, बहुत से बच्चे क्या होते हैं, मोबाइल गेम खेलते हैं। तो हम ये जान सकते हैं कि इस टाइम तो मोबाइल में गेम बच्चे खेल लेते हैं। ठीक है, या फिर मोबाइल देख लेते हैं, लेकिन उस टाइम वो लोग बच्चे क्या करते थे, छोटे बच्चे मतलब किस तरीके के खेल करते थे, कैसी कहानियाँ सुनते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे और कौन कौन से गीत गाते थे। फिर बात करते हैं कि यहाँ पे कहते हैं लोग कहाँ रहते थे। मतलब बात करते हैं कि मतलब अगर हम बात करते हैं, ऊपर हमने देखा कि लोग कहाँ रहते थे, तो अब हम बात करेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। तो इस तरीके से हम बात करें, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कह रहे हैं कि अतीत में जो लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे, आपके कई लाख वर्ष पहले। ठीक है, यहाँ पे कई लाख वर्ष पहले जो थे लोग जो थे वो कहाँ रहते थे, आपके नर्मदा नदी के किनारे रहते थे, तट पर रहते थे। यहाँ पर जो भी लोग रहते थे वो आरंभिक लोगों में से कुछ जो थे वो कैसे थे, कुशल संग्राहक थे, नदी के पास रहते थे। तो वहीं पर जो भी वो लोग खाना पीना खाते थे, तो वहीं पर से उनको जंगल से इकट्ठा कर लेते थे, पेड़ पौधों को। ठीक है, जड़ों, पेड़ पौधों को, अन्य उत्पादों को क्या करते थे, कलेक्ट कर लेते, इकट्ठा कर लेते थे। और शिकार किसका करते थे, जानवरों का वो लोग शिकार करते थे। ठीक है, शिकार करते थे जानवरों का। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए चित्र के माध्यम से हम देखेंगे, जो मैप दे रखा है। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरतर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो हमें यहाँ पे उत्तर पश्चिम की सुलेमान किरतर पहाड़ियों का, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी चित्र होता है वो हमारी दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हमारा देखिए, ऊपर उत्तर होता है, नीचे हमारा दक्षिण होता है, इधर हमारा पूर्व होता है, और इधर हमारा क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, पश्चिम होता है।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम उत्तर पश्चिम, ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे इधर, देखिए जो उत्तर पश्चिम, तो इन दोनों एरिया को हम क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम बोलेंगे। और इस एरिया को क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व बोलेंगे। इसे बोलेंगे उत्तर पश्चिम और इसे बोलेंगे उत्तर पूर्व। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। कौन सा एरिया आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। और इधर आ जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व। क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व एरिया आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर तुम उत्तर पश्चिम की कह रहे हैं कि अब तुम क्या लगाओ, यहाँ पे कह रहे हैं कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो अब हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं। देखिए तो हमने भी आपको बताया था, तो उत्तर पश्चिम तो हमारा इस तरीके से था। तो उत्तर पश्चिम कहाँ पे लगा, ये हमारा उत्तर है, ये पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम में हमारा क्या है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। तो ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो अब आपके क्या है, उत्तर पूर्व में कहाँ, उत्तर पूर्व में आपकी क्या है, किरथर और सुलेमान पहाड़ियों का मैंने पता लगा लिया है। देखिए ऊपर कहा गया है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जो थे लोग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसल का क्या क्या उपार्जना आरंभ किया। ठीक है, उन्होंने भेड़ बकरी और गाय जैसे बैल जैसे पशुओं पालतू, इन्हें क्या बनाया था, पालतू बनाया था। ये लोग गाँव में रहते थे उत्तर पूर्व में। अब बात करते हैं उत्तर पूर्व में। अभी क्या था, उत्तर पश्चिम की बात हुई थी। अभी यहाँ पे देखिए ये था, इधर का क्या है, हमारा उत्तर पूर्व है। क्या है, उत्तर पूर्व। अब हम उत्तर पूर्व में क्या लगाएंगे, पता लगाएं। तो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाओ। तो उत्तर पूर्व में हमारी क्या है, हमारे गारो, उत्तर पूर्व में हमें किसका लगाना है, गारो तथा मध्य भारत में उत्तर पूर्व में हमें गारो पहाड़ियों का पता लगाना। तो उत्तर पूर्व में आपकी आ गई गारो पहाड़ियाँ और मध्य में आ जाएंगी आपकी विंध्य पहाड़ियाँ। तो मध्य भारत में आपकी क्या आ जाएंगी, विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो इसका भी आपने पता लगा लिया। यहाँ पे ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो उत्तर पूर्व और ये सभी जो ऊपर पड़े हैं हमने, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कृषि का क्या हुआ, सबसे पहले विकास हुआ। और सबसे पहले जो चावल जो था वो उपजाया गया था। ये वे स्थान कहाँ है, विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो विंध्य के उत्तर में, जो विंध्य के उत्तर में स्थित है, जहाँ पर चावल को सबसे पहले उपजाया गया था। फिर बात करते हैं मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। तो अब मानचित्र में हम क्या करेंगे, इसकी सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। देखिए आपका जो सिंधु है, तो यहाँ पे आपका क्या है, सिंधु है। सिंधु क्या है, बड़ी नदी है। तो इसकी जो सहायक नदियाँ, ठीक है, तो अब किसी जो सहायक नदियाँ वो कौन सी है, जैसे झेलम नदी है, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, व्यास नदी। तो ये सब इसकी कौन सी है, काबुल नदी है। तो ये इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की। तो आपने पता लगा लिया, यहाँ पे सहायक नदियों का भी पता लगा लिया। तो सहायक नदियाँ अब आप बात करते हैं कि किसे कहते हैं, तो जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। तो सहायक नदियाँ जो होती हैं वो होती हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं किनारों में आरंभिक नगर फैले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में गारों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब हमें यहाँ पे गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ। तो गंगा और इसकी सहायक नदी का पता लगाना है। तो इसी में हमें यहाँ पे मिल जाएगा गंगा और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं। तो देखिए ये आपकी गंगा नदी आ गई, ठीक है, गंगा नदी। तो गंगा नदी है, गंगा नदी और इसकी सहायक नदियाँ क्या है, सोन नदी है, ठीक है, नर्मदा नदी है, सतलज नदी, ताप्ती नदी। तो ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे गंगा और इसकी सहायक नदियों का भी पता लगा लिया। फिर अब जो है हमारा कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए लोगों ने सदैव उप महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो उप महाद्वीप है आपका, जो भी ये उप महाद्वीप है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्या करना पड़ता था, दिक्कत का सामना करना पड़ता था। क्योंकि वो क्या करते थे, अपनी कह रहे हैं कि जीवन जोखिम में डालकर वो एक स्थान से क्या जाते थे, दूसरे स्थान पर जाते थे। कभी पर्वतों पर जा रहे हैं तो कभी पहाड़ियों पर, नदियों पर। समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये लोग क्या करते थे, यात्रा को करते थे, असंभव नहीं समझते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में, क्योंकि काम नहीं है तो एक जगह से दूसरी जगह पर काम करने के लिए जाते थे, कभी घूमने जाते थे, तो कभी क्या करते थे, अपनी विजय को हासिल करने के लिए जाते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त कह रहे हैं कि व्यापारी कभी काफिले में कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं, कभी कभी क्या होती थी, जो उनकी ज़रूरी की चीज़ें होती थी वो भी साथ में लेके जाया करते थे।
धार्मिक कोई कभी कभी जो थे धार्मिक गुरु धर्म को मानने वाले थे, वो शिक्षा की सलाह एक दूसरे को देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, तो कहाँ जाते थे? पहाड़ियों से, कभी पत्थरों से उतर कर वहाँ पर जाते थे। फिर अब बात करते हैं कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। देखिए आज के लोग जो हैं वो यात्राएं क्यों क्यों कर रहे हैं, तो क्यों करते थे? एक बार फिर मानचित्र में देखो, मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो देखें, अगर देखें तो जो पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं और जो समुद्र है, इस महाद्वीप की क्या करते हैं? प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। अगर चित्र 1 को देखें, ठीक है, चित्र हमारा क्या है, देखिए कहीं पे पहाड़ियाँ आ रही हैं तो कहीं पे क्या है? नदी है। तो पहाड़ी, ये पहाड़ी है, कहीं पे नदी है, कहीं पे क्या आपका जो है क्या है? आपकी नदियाँ हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर लक्षद्वीप है। ठीक है, तो अरब सागर, इधर जो है अरब सागर है। आपका क्या है? आपका इधर अरब, ये क्या है? आपका अरब सागर है। तो उपमहाद्वीप के निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, लेकिन जो थे कह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों के लिए ये जो था आसान काम नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह जाना या पहाड़ियों को पार करना। फिर भी लोग क्या करते थे? ऐसा करते थे क्योंकि उनका काम थे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सकें। ठीक है, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए, जैसे उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए और यहाँ पर क्या हुआ? बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीके एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। क्या हुआ यहाँ पर? जब एक दूसरे से लोग मिले तो उनकी जीवन शैली को अपनाया, खाना बनाना सीखा, उनसे उनके विचारों को अपनाते रहे। अब बात करते हैं कि जो हमारा भारत देश नाम पड़ा है वो कैसे पड़ा। तो यहाँ पे हम, जैसे कि कभी कभी कोई कहता है आपकी कंट्री का क्या नाम, तो हम लोग इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं। कभी तो इंडिया भी कहा जाता है, इसे भारत भी कहा जाता है। और इंडिया कैसे कहते हैं हम लोग? इंग्लिश में इंडिया कहते हैं। ये इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। तो संस्कृत में अगर इंडिया को क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। तो कह रहे हैं अपने जो भी एटलस है आपके पास, उसमें ईरान का हमें पता लगाना है और किसका लगाना है? यूनान का पता लगाना है। तो लगभग 2500 ईसा वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को, जो सिंधु था, ठीक है, संस्कृत भाषा में जो सिंधु कहा जाता है, तो उसको क्या कह दिया? हिदोस कह दिया, अथवा इंदोस भी कहा। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। क्या कहा गया? इंडिया कहा गया। अब इसके बाद हम क्या कहते हैं? देखिए ये सभी चीज़ें कहाँ हैं? जो ये सब बात कही गई है कि इस समूह का उल्लेख संस्कृत की, ये सभी का जो उल्लेख किया गया है, बताया गई चीज़ों को जो भी हम लोगों ने पढ़ी है ऊपर, तो वो कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश में के लिए होने लगा और देश भी कहा जाता है। ठीक है, देश के लिए होने लगा। अब बात करते हैं अतीत के बारे में कैसे जाने। हम कैसे जान सकते हैं अतीत के बारे में? ठीक है, तो अतीत के बारे में आप कैसे जान सकते हैं? या तो बहुत ज़्यादा कोई मतलब एजेड होते हैं तो हम उनसे भी जान सकते हैं, थोड़े से ऐसे 100 साल पहले के बारे में जान सकते हैं, बहुत पहले के बारे में तो नहीं। अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम जानकारी किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? कई तरीकों से प्राप्त। इनमें से एक तरीका क्या है? अतीत में लिखी गई पुस्तकों को पढ़ना। ठीक है, अतीत में बहुत सालों वर्षों हज़ारों वर्षों पहले जो था क्या हुआ, तो ये सब चीज़ों के लिए कुछ पुस्तकें लिखी गई थी। जो पुस्तकें लिखी गई थी वो कैसे लिखी गई थी? हाथ से लिखी गई थी। तो हाथ से लिखी गई पुस्तकों को हम क्या बोलते हैं? पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में कह रहे हैं कि जो पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला, जैसे हिंदी में पांडुलिपि कहते हैं, और पांडुलिपि किसे कहते हैं? जो हाथ से लिखी गई होती हैं। और इसको अगर हम बोलें तो, अगर इंग्लिश में बोलें तो इसे बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ जो थी, पांडुलिपि किस पे लिखी जाती थी? तो पहले तो पेपर वगैरह नहीं चलता था, तो ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो देखिए ये जो है पांडुलिपि है। ठीक है, पांडुलिपि है जो हाथ से लिखी गई है, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगी क्योंकि ये ताड़पत्रों पर, और आपके जो है ताड़पत्र हैं या फिर कोई भी भोजपत्र पर लिखी जाती थी, तो ये आपको नहीं समझ में आएगी, ना आपको हमको समझ में आएगी। तो क्या करें? ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो ताड़पत्रों से, ये किस पे बनी है? ताड़पत्र पे बनी है, और ये एक पृष्ठ दे रखा है, यानी कि एक पेज दे रखा है।
देखिए ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष, और ये कितनी पुरानी है, 1000 वर्ष पुरानी है। किताब बनाने के लिए ताड़ पत्तों को काट कर, जैसे कि कोई बुक बनाते थे तो ताड़ के जो पत्ते होते थे उसको काट कर उन पत्तों को क्या करते थे, बांध देते थे, बांध कर एक बुक बना लेते थे, उस पर ही सब चीज़ों को लिखा करते थे। तो हम अतीत के बारे में पांडुलिपि से जान सकते हैं। और पांडुलिपियाँ का क्या होती हैं, जो हाथ से लिखी होती हैं, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपि को तो कह रहे हैं कि जब इतने साल, हज़ारों साल हो गए, तो पांडुलिपियाँ कभी कभी तो कैसे होंगी, बहुत सारी तो पांडुलिपियाँ अभी भी हैं, लेकिन कुछ को कीड़ों ने खा लिया है, कुछ नष्ट हो गई हैं, कुछ पांडुलिपियाँ आज भी क्या कह रहे हैं, उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियाँ आपको कहाँ मिलेंगी, मंदिरों में मिलेंगी और विहारों में मिलेंगी। इन पुस्तकों में जो पांडुलिपियाँ हैं उसमें किसका क्या क्या दे रखा है, तो राजाओं के जीवन के बारे में दे रखा है, औषधि ज्ञान के बारे में दे रखा है। तो ये सभी चर्चा मिलती है पांडुलिपियों में, धार्मिक मान्यताओं के बारे में। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं, ठीक है। और जो पांडुलिपियों में क्या क्या दे रखा है, देखिए राजाओं के जीवन के बारे में दे रखा है, धार्मिक मान्यताओं के बारे में, औषधि तथा विज्ञान के बारे में दे रखा है। और इसके अतिरिक्त महाकाव्य क्या है, कविताएं आदि नाटक भी दे रखे हैं। और क्या है, आपका जो प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। देखिए प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन लोग करते थे, आम लोग करते थे। फिर आप आगे बात करते हैं अभिलेख। देखिए अभी पांडुलिपि के बारे में बात करिए, अब हम हमारे अभिलेख हैं, तो हम अभिलेख के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम अतीत के बारे में पता लगा सकते हैं। तो हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो कैसे हम अध्ययन कर सकते हैं, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर वस्तु सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। तो देखिए ये जो है एक कठोर पत्थर है, तो पत्थरों पर जो लिखे जाते थे, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि इस पर कुछ चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, तो लिखा हुआ है, तो हम लोग को नहीं समझ में आएगा, लेकिन क्या है, उन लोग समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये अभिलेख हैं। क्या हैं, ये हमारे अभिलेख हैं। तो ये अभिलेख लिखे होते थे, अध्ययन करते। तो ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर कठोर यानी कि बहुत ज़्यादा कर्री चीज़ों पर लिखे जाते थे, तो वो क्या कहलाते थे, अभिलेख कहलाते थे। तो ये इन्हें अभिलेख, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। तो अभिलेख तो ये कभी ख़राब नहीं होते थे। तो कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों तथा अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय, मान लीजिए कि कोई राजा ने विजय प्राप्त की, तो उन्होंने पत्थरों पर लिखवा दिया, ताकि जो है पत्थरों पर से कोई मिटा नहीं सकता। तो लोग आगे तक जो भी आपका जो है अतीत के हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आप लोग देख सकते हैं उन्हें। तो अभिलेख अशोक नाम। अब बात करते हैं, देखिए ये जो लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख है। तो ये जो अभिलेख है वो आपका क्या है, 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है। वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। तो ये अभिलेख आपके कहाँ है, पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख अशोक नामक शासक के आदर्श पर उत्कीर्ण किया। और ये जो अभिलेख बनाया गया था, अशोक नामक शासक के आदेश पर, उनके जो ऑर्डर पर क्या किया था, बनवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे, किसमें, 7 चैप्टर में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जब हम लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने कुछ भी लिखेंगे तो किसने, हिंदी में लिखेंगे या फिर इंग्लिश में लिखेंगे, तो लिपि अक्षरों का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब आप बोलेंगे तो कोई हिंदी लैंग्वेज बोलेंगे या फिर इंग्लिश लैंग्वेज बोलेंगे। ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अमराइक नामक 2 भिन्न लिपियों में भाषाओं में है, 2 भाषाओं में लिखा गया है। फिर कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं इसको बनवाने में कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं, ठीक है। इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि ऐसी वस्तुओं का, जैसे कि हमारी क्या कह रहे हैं, पुरातत्वविद किसे कहते हैं। जैसे इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले, जैसे कि पांडुलिपियों का अध्ययन करने वाले या फिर आपका हो गया अभिलेखों का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, वो जो पुरातत्वविद होते हैं वो क्या करते हैं, पत्थरों पर और ईंटों पर बनी जो इमारतें होती हैं उनके अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा शिक्षकों की भी प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ये सब कौन करता है, पुरातत्वविद करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, देखिए पत्थर की कुछ बनी हुई हैं, कुछ पकी मिट्टी की बनी हुई हैं तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व, कठोर तत्व जल्दी नष्ट नहीं होने वाले हैं। देखिए इस तरीके के जो तत्व हैं ये कठोर तत्व हैं जो नष्ट नहीं होने वाले हैं। तो ये सभी देखिए, आप आजकल जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कथन पर पूछे जाते हैं। अगर आपको चैप्टर आपने पढ़ा है तो आपको कथन अच्छे से समझ में आ जाएगा।
फिर बात करते हैं तो ये सब हो गया आपका पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा, देखिए जो पुरातत्वविद होते हैं, ठीक है, जो पता लगाते हैं तो वो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को ढूंढते हैं, ठीक है। इससे उन्हें ये ज्ञात मदद मिलती है कि पुराने ज़माने में लोग क्या क्या खाते थे और कौन कौन से अवशेष उन्हें मिले हैं, मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अब बात करते हैं पांडुलिपियां, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जो पांडुलिपियों से ज्ञान प्राप्त हुआ या फिर अभिलेखों से प्राप्त हुआ है तथा पुरातत्व से, जो पुरातत्व जो इनका जो है क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उनको उससे ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हम इन सभी का जानकारी जो प्राप्त करते हैं उनके लिए इतिहासकार शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो अतीत का अध्ययन करने वालों को हम क्या बोलते हैं, इतिहासकार बोलते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना शुरू रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से ही, जैसे कि पांडुलिपि हो गए, अभिलेख हो गए, और भी अतीत की चीज़ें हैं, उनके बारे में पढ़कर हम चीज़ों को अतीत के बारे में जान सकते हैं, पुनर्निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। पुनर्निर्माण यानी कि अतीत को हम खोज सकते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं, उन जासूस जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करके अतीत की जानकारी प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो आपने ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो आप हमने पढ़ा किसके बारे में, आपने सीखा अतीत के बारे में जाना, और अतीत को हम कैसे जान सकते हैं, ठीक है। तो कल क्या घटना हुई तो हम कैसे रेडियो से, टेलीविज़न से, या फिर अखबार से, या फिर किसी से पता कर सकते हैं। लेकिन बहुत कई वर्षों से पहले जो हुआ है तो हम किससे, उनको हम अतीत के तो लोगों से, तो पांडुलिपियों से, अभिलेखों से उनको प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अब आता है तिथियों का मतलब क्या होता है। तिथि यानी कि डेट का मतलब क्या होता है। तो अगर कोई तुमसे तिथि के विषय, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे, ठीक है, तिथि के विषय में पूछे, तो शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष की 2000 या फिर इसी तरह का कोई वर्ष बताओ। मान लीजिए कि आज आपसे कोई डेट पूछी, मान लीजिए, तो आपने आज की डेट बता दी कि आज आपका ये वर्ष चल रहा है। वर्ष की ये गणना ईसा धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। देखिए, अब जो की जाती है 2000, तो ये जो है वो किससे की जाती है, ईसा मसीह के जन्म से के बाद से की जाती है। लेकिन ईसा मसीह के पूर्व, अगर ईसा मसीह के पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व लिखा होता है, ईसा पूर्व, तो मतलब ईसा के जन्म से पहले की तिथि के बारे में बात कही जाती है। अब हम यहाँ पे तिथियों के बारे में बात करें, इतिहास और तिथि। देखिए, अंग्रेजी में बीसी, अंग्रेजी में क्या होता है, लिखा होता है बीसी। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। तो ईसा पूर्व यानी कि ईसा के जन्म से पहले, तो इसको ध्यान रखना है आपको। और कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी का भी यूज़ किया होगा, एनो डोमिनी। तो एनो डोमिनी नामक जो है वो क्या है, एक शब्द है, एक दो लैटिन शब्द हैं। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, ठीक है। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था तो एडी, तो हम कैसा बिफोर बीसी का यूज़ कर सकते हैं, एडी का यूज़ करते हैं। देखिए, बीसी बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा आपका, एनो डोमिनी ईसा के जन्म से हो जाएगा। कभी कभी एडी की जगह हम क्या करते हैं, बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम बीसी की जगह बीसीई का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को बिफोर बीसी का मतलब है बिफोर एरा, ठीक है, बीसी बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब आपका है बीसी का मतलब है आपका बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। एडी का मतलब है आपका एनो डोमिनी, ठीक है। और आपका आ जाएगा बिफोर कॉमन एरा, बीसीई। तो बीसीई का मतलब हो जाएगा आपका, यहाँ पे बीसीई का हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा होता है, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पे देखिए कि उपयोगी शब्द आपको याद रखना है कि जैसे यात्रा, तो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यात्रा करते थे। पांडुलिपि क्या होती थी, जो हाथ से ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। अभिलेख ये पत्थरों पर लिखे जाते थे। पुरातत्व किसे कहते थे, जो इन पांडुलिपि अभिलेखों का अध्ययन करते थे। इतिहासकार जो अतीत का अध्ययन करते हैं तो उन्हें इतिहासकार बोलते हैं। स्रोत क्या क्या होते थे, जैसे कि स्रोत, यही तो स्रोत हैं, पांडुलिपि है, अभिलेख है, ये सभी। तो अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, तो अज्ञात लिपि, जिन लिपि को हम नहीं जानते तो हमारे लिए क्या है, अज्ञात है। निम्नलिखित का सुमेल करो, इसको मिलाना है, ठीक है। नर्मदा घाटी हमारी कहाँ पे है, ठीक है, और मध्य पहाड़ियाँ कहाँ हैं, गारो पहाड़ियाँ। तो ये सब चीज़ों को आपका मिलान करना है।
पांडुलिपियाँ तथा अभिलेख में एक प्रमुख अंतर बताओ। तो पांडुलिपियाँ जो थी वो हाथ से लिखी जाती थी, अभिलेख जो होते थे वो पत्थरों पे लिखे जाते थे। ठीक है, तो ये ताड़पत्रों भोजपत्रों पे लिखी जाती थी। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगी और इसको अच्छे से पढ़िए और जो भी कुछ पॉइंट याद करने वाले हैं तो उन पॉइंट को याद कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।